और मेरे सूरवीरों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर, समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति हुई, इस नए समाज की उत्पत्ति हुई। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने लोगों का जवाब आएगा उनका नाम, उनके कमेंट्स जो हैं वो अगले वीडियो में प्रकाशित किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था, मानव के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। तो कितना माना जाता है? लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मानव के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय के मानव का प्रतिरूप वर्तमान समय के मानव से भिन्न था, इसलिए इस मानव को आदिम मानव कहा गया। आदि मानव कहा जाता था इन्हीं लोगों, क्योंकि जो इस समय जैसे भी लोग हैं इस तरह के लोग नहीं होते थे। थोड़ा हम लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो एक्चुअल में वो बंदर नहीं थे, वो बंदर के जैसे थे। अगर वो बंदर होते तो सोचने वाली बात है कि इस समय जो बंदर की प्रजाति पाई जाती है वो विलुप्त हो चुकी होती है और वो मनुष्य हो चुके होते। तो कपि के जैसे थे, ना कि बंदर थे। विभिन्न समयांतरालों में इनके स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके पश्चात ये लुप्त हो गए। वर्तमान समय के मानव का जो स्वरूप है उसकी उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी। यानी जो इस समय का ह्यूमन है, जिसे हम लोग दिखते हैं, ये इसकी उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसे आधुनिक मानव कहा गया। अब देख लेते हैं आदिमानव के विकास के पहलू की, ये कैसे कैसे इनका विकास हुआ। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे चरण में अनेक परिवर्तन आए। इस समय लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जानवरों के मांस तथा पेड़ पौधों के कंदमूल, फल और बीज का उपयोग करते थे। यानी खाने के लिए उनको किस तरह से भोजन पकाना है या अनाज की उत्पत्ति कैसे होगी, खेती, इसका ज्ञान नहीं था। तो धीरे धीरे इन्होंने आपस में बातचीत करना और पत्थरों के औजार बनाना सीख लिया। भोजन प्राप्त करने के माध्यमों में भी निरंतर विकास होता रहा, लेकिन शिकार एवं संग्रहण द्वारा भोजन प्राप्त करने का माध्यम जारी रहा। क्या होता है कि इन्होंने खेती करनी भी सीख ली और भोजन प्राप्त करने के और भी तरीके सीख लिए, लेकिन जो शिकार करना जो इनकी पुरानी प्रवृत्ति थी, और शिकार करके भोजन को एक जगह इकट्ठा कर लेना कि अगर कभी भोजन ना मिले तो जो इकट्ठा है उसे खा सकें, जैसा अभी हम लोग करते हैं, घर में ही दाल चावल सब चीज़ें इकट्ठा रखते हैं। तो आज भी ऐसे ही शिकारी संग्राहक समाज में हैं जो शिकार तथा संग्रहण के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आते हैं कि मानव के विकास का साक्ष्य उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। यानी अब बात आती है कि मानव विकास का साक्ष्य कैसे मिला, तो उन प्रजातियों के जीवाश्म मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। जीवाश्म शब्द का प्रयोग उन अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों वर्षों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। जैसा ये देख सकते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें ही फॉसिल या जीवाश्म कहा जाता है। ये क्या होते हैं कि जो पहले के समय में जो जानवर में उनके मर चुके हैं, उनके जो कंकाल हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके कंकाल पत्थर के रूप में अभी भी मिलते हैं, तो उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। इनके कुछ शारीरिक लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। जीवाश्मों की तिथि प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा काल निर्धारण करके ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों की तिथि ज्ञात होने के पश्चात मानव विकास क्रम निर्धारित करना सरल हो जाता है। फिर देख लेते हैं आदिमानव के विकास पर विद्वानों के क्या क्या मत थे। विद्वान इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि लगभग 200 वर्ष पूर्व खुदाई में मिले जीवाश्म, पत्थर के औजार और चित्रकारियाँ जैसी वस्तुएं मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबद्ध है या नहीं। यानी वो इस तरह से पूरी बात नहीं मानते हैं कि जो चीज़ें हमें खुदाई में मिली हैं या जो चीज़ें औजार मिले, चित्रकारियाँ मिली या जीवाश्म मिले, वो उनसे संबंध है, ये पूरी तरह से वो डिक्लेयर नहीं करते हैं।
इन विद्वानों के अनुसार बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यह अवधारणा व्यक्त की गई थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, एक आर्टिकल है, तो उसमें ये लिखा गया है कि जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो यहाँ पर जिस तरह से और सभी जीव जंतुओं को बनाया उसी समय ह्यूमन भी उन्होंने क्रिएट किया। अगस्त 1856 में जर्मनी की नियंडर घाटी की खानों की खुदाई करते समय एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। कार्ल फुलरॉट एवं हरमन शाह हुसैन नामक इतिहासकारों के अनुसार यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। दोनों विद्वानों ने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया और कहा कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया और यह घोषित किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जन्म बहुत पहले समय में हुआ था, यानी इस समय के मानव की नहीं, बहुत ही प्राचीन मानव की खोपड़ी है। फिर देख लेते हैं कि मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन के विषय में चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिन्होंने हाई स्कूल के साइंस की बुक में भी दिया था, ऑन चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भी चर्चा की गई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, यानी अब जो मनुष्य का रूप है ये इस तरह से नहीं था। पहले हम जानवर की तरह, मैंने पहले ही बताया कि ये किस तरह दिखते थे, बानरों की तरह दिखते थे, यानी बानर नहीं थे, बानरों की तरह दिखते थे। मानव का क्रमिक विकास देख लेते हैं। अनेक चरणों में गुजरने के पश्चात आदिमानव का विकास आधुनिक काल में हुआ। मानव का क्रमिक विकास लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों यानी मैमल्स की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। इसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि होमिनाइड क्या थे, तो होमिनाइड यही थे कि जब एशिया और अफ्रीका में जो मैमल्स थे उनमें एक प्राइमेट नाम की श्रेणी की उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद लगभग 240 वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं, यानी प्राइमेट श्रेणी का ही उपसमूह होमिनाइड है। होमिनाइड इस उपसमूह में वानर या ऐप शामिल थे। अब बताया मैंने पहले ही कि वानर या ऐप शामिल थे, उनके जैसे थे। फिर प्राइमेट्स देखते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं? प्राइमेट्स स्तनपायी प्राणियों के एक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस उपसमूह में वानरों, एप्स, लंगूरों तथा मानव ह्यूमंस को सम्मिलित किया जाता है। प्राइमेट्स का गर्भधारण काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। इनमें विभिन्न प्रकार के दांत तथा अस्थायी शरीर तापमान को बनाए रखने की योग्यता पाई जाती है। जैसे हम लोग हैं कि गर्मी में भी अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, ठंडी में भी। तो होमिनाइड और होमिनिड देख लेते हैं, ये क्या होता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आए। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुआ है। होमिनॉइड वानरों से भिन्न थे तथा इनका शरीर वानरों से बड़ा था। इनकी पूंछ भी नहीं होती थी। इनका मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा था। ये चारों पैरों पर चलते थे, लेकिन इनके शरीर का आगे का भाग और दोनों पैर लचकदार होते थे। तो ये क्वालिटी आ सकती है कि अगर होमिनाइड की क्वालिटीज़ आपको बतानी है तो क्या क्या होगा कि ये वानरों से भिन्न थे और इनका जो शरीर था वानरों से बड़ा था। इनकी पूंछ नहीं थी। इनका मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा था। ये 4 पैरों पर चलते थे। और क्या था, इनके शरीर के जो आगे का भाग था और दोनों पैर वो कैसे थे? लचकदार थे। इन दोनों के मध्य अनेक समानताएं व असमानताएं विद्यमान थीं। होमिनिड को कई उप शाखाओं में विभाजित किया गया। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथिक वंश के हैं। होमिनिड समूह के प्राणियों के मस्तिष्क का आकार बड़ा था तथा उनमें पैरों के बल सीधे खड़े होने की शक्ति थी। होमिनिड दोनों पैरों पर चलते थे।
इनके हाथों में विशेष शक्ति थी जिससे ये औजार बनाने के साथ साथ अन्य कार्य भी कर सकते थे। फिर देख लेते हैं, अभी वर्ड यूज हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये क्या थे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस लैटिन शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ है दक्षिणी तथा यूनानी शब्द पिथिकस यानी जिसका अर्थ है वानर से मिलकर बना है, यानी मानव का प्राचीन रूप ऐप अथवा वानर के समान था, अतः इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम दिया गया। ये जंगलों में रहते थे और इनके मस्तिष्क का आकार छोटा, भारी जबड़े तथा दांत भी अधिक बड़े थे। इनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि ये अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारते थे, इसलिए इनमें पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक विशेषताएं उपलब्ध थीं, जैसे कि आगे के भागों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। हड्डियों की संरचना में पाए जाने वाले अंतर को आधार बनाकर आदिकालीन मानव के अवशेषों को विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर आता है होमो। होमो क्या लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बड़ा भाग बर्फ से ढका था, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु तथा वनस्पति की पारिस्थितिकी में व्यापक अंतर आया। जंगल कम हो गए और घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ। होमो को इस प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आदमी होता है, परंतु इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को शामिल किया जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें अनेक प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। जीवाश्मों के आधार पर इन्हें 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है जो इस तरह से हैं। पहला तो है होमो इरेक्टस, दूसरा है होमो हैबिलस और तीसरा है होमो सैपियंस। सबसे पहले जान लेते हैं होमो इरेक्टस के बारे में, इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी। ये सीधे खड़े होते थे अथवा पैरों के बल पर चलने वाले मानव थे। इनके जीवाश्म जो हैं वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के कूबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोरजोकर्तो और संगीरन, जावा, इन सब जगहों पर मिलते हैं। और होमो हैबिलस क्या थे कि यह औजार बनाने वाले मानव थे और इनमें इनके जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त हुए। आदिमानव में कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं जिनका नामकरण उनके स्थान पर किया गया, जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को होमो हाइडलबर्गेसिस तथा नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को नियंडरथैलेसिस की श्रेणी में रखा गया, यानी शहर के हिसाब से ही जहाँ पर जो अवशेष मिले उनके हिसाब से उनका नाम रख दिया गया। फिर होमो सैपियंस जो इस समय की प्रजाति है, ये यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलेसिस हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराने जीवाश्म कौन से हैं, तो सर होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो नियंडरथैलेसिस हैं। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानो 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक विस्तृत हुए थे, इसलिए इनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। नियंडरथल मानो बड़े स्तर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहते थे। क्या होता है, समानता जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क जो वो बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले होते थे और दांत इनके छोटे होते थे। इनमें बड़े आकार के मस्तिष्क को अधिक बुद्धिमत्ता और अच्छी याददाश्त से जोड़ा जाता है, यानी ये कहा जाता है कि जितना बड़े आकार का मस्तिष्क था उस तरह के लोग जो थे वो अधिक बुद्धिमान होते थे और उनकी याददाश्त जो है अच्छी होती थी। तो ये देख लेते हैं कि विश्व में मानव प्रजातियों का निवास किस समय से और किस समय तक कहाँ कहाँ पर था, कौन सी प्रजातियाँ थीं। जैसे 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में ऑस्ट्रेलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस पाए जाते थे। वहीं बात करें तो 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्रों में होमो इरेक्टस, आद्य होमो सैपियंस, नियंडरथल मानव और होमो सैपियंस पाए जाते थे। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव पाए जाते थे और 40,000 वर्ष से अब तक
लगभग सभी जगह उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षा वन, इन सब जगहों पर बाद वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव पाए जाते हैं। तो ये तो रहा इसका पार्ट वन। अगर अभी भी आप लोगों को मतलब इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके आगे के बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में आधुनिक मानव के बारे में। तो तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल आज का सवाल ये रहेगा कि मानव की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है। मानव की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितने लोग कमेंट करेंगे, जिनका जवाब सही होगा, उनको हार्ट मिलेगा, और जितने भी लोग कमेंट करेंगे सबका नाम अगले वीडियो में पब्लिश करूंगा अगले वीडियो के साथ। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद तो आप हमारे फैमिली के मेंबर हो ही जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।